इस विस्तृत और गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। कक्षा 8 के विज्ञान के नोट्स पर आधारित है। शुरुआत करते हैं तारों के आकार से। रात में जब आसमान देखते हैं तो तारे बस छोटे छोटे बिंदु जैसे लगते हैं। हाँ, बिंदु जैसे। लेकिन यहीं पर दृष्टिकोण का नियम या लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव काम करता है। बिल्कुल, मतलब जैसे अगर कोई हवाई जहाज आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा हो तो वो एकदम खिलौने जैसा दिखता है। एग्जैक्टली और तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना विशाल हैं। हाँ, बस दूरी इतनी ज्यादा है कि वो छोटे दिखते हैं। एकदम सही। ये एक ऐसा फैक्ट है जहां अक्सर गलती होने की गुंजाइश रहती है। सूर्य भी तो एक तारा ही है, बस वो पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए इतना बड़ा और चमकीला दिखता है। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जहां अक्सर दुविधा होती है, तारे और ग्रह के बीच का फर्क। हाँ, स्टेटमेंट वाले सवालों में ये बहुत आता है। देखने में तो रात में दोनों चमकते हुए ही लगते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि तारे खुद का प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि तारे टिमटिमाते हैं। हाँ, टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वे टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि वे तारों के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा भी करते हैं। सही कहा। और दिन के वक्त सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि बाकी तारों की चमक छिप जाती है और वे दिखाई नहीं देते। अच्छा, रात के आसमान की बात हो और टूटते तारे का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आसमान में वो चमकीली लकीर बहुत आम है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो असल में तारे होते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे उल्कापिंड होते हैं, मतलब मीटियोर्स, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण या फ्रिक्शन की वजह से जल उठते हैं। बहुत खूब समझाया। और जो मलबा जलने से बच जाता है या जो भी इस अंतरिक्ष में मौजूद है, जैसे हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह, हाँ, सूर्य, चंद्रमा या फिर ये उल्कापिंड, ये सब हवा में ऐसे ही बेतरतीब नहीं है। एक सिस्टम का हिस्सा है जी। ये सब एक बहुत ही विशाल और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। अब अंतरिक्ष इतना विशाल है तो दूरियां नापने का पैमाना भी तो बदलना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि दो तारों के बीच की दूरी कितनी है, तो उसे किलोमीटर में बताना तो लगभग नामुमकिन ही है। इसके लिए एक अलग ही यूनिट का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्स के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही आता है। जी हाँ, अंतरिक्ष की इन भारी भरकम दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात इसका नाम है। वर्ष सुनकर तुरंत लगता है कि ये समय नापने की यूनिट है। हाँ, पर असल में प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बाप रे, 3 लाख? हाँ, और वो प्रकाश एक पूरे साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट नंबर भी है जो रिवीजन के लिए याद रखना चाहिए? बिल्कुल। अगर इसे हम नंबर्स में देखें तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा के समय आसमान में उत्तर से दक्षिण की ओर तारों की जो एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है ना, वो ही हमारी आकाशगंगा है। और हमारा पूरा सौर परिवार इसी विशाल संरचना का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सूर्य की बात करें तो वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, और प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में हम कहेंगे कि सूर्य 8 प्रकाश मिनट दूर है। वाह। और अगर हम सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारे की बात करें, अल्फा सेंटोरी। हाँ, अल्फा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और आसमान का सबसे चमकीला तारा सीरियस 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब आज हम सिरिस को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो करीब 9 साल पहले था। ये तो पूरी तरह से समय यात्रा है ना? और एक और दिलचस्प बात बताऊं? आसमान में तारों की जो गति हमें दिखती है वो असल में एक भ्रम है। हाँ, इसे हम एक चलती हुई ट्रेन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो बाहर के पेड़ पीछे जाते हुए लगते हैं। बिल्कुल सही। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। पर इस पूरी आभासी गति के बीच एक तारा ऐसा भी है जो अपनी जगह से हिलता हुआ नहीं दिखता। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। हाँ, वो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक ऊपर स्थित है। पृथ्वी चाहे जैसे घूमे, धुरी के ऊपर का बिंदु तो स्थिर ही लगेगा ना। और इसीलिए प्राचीन काल में नाविक दिशा जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एकदम सही। और इन तारों को पहचानने के लिए ही तारामंडलों की पहचान की गई थी। जैसे वृहद सप्तर्षि, जिसे बिग डिपर भी कहा जाता है। वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता है। हाँ, इसके 7 तारों में से 3 इसके हैंडल में होते हैं और 4 कटोरे वाले हिस्से में। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके कटोरे के आगे वाले 2 संकेतक तारे एक सीधी रेखा बनाते हैं जो सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है। बिल्कुल। और इसी तरह लघु सप्तर्षि यानी उर्सा माइनर भी है। उसमें भी 7 तारे होते हैं। और उसमें ध्रुव तारा उसके हैंडल के एकदम आखिरी सिरे पर होता है। हाँ, और इन दोनों के अलावा एक और आकृति बहुत साफ नजर आती है, मृग या ओरायन तारामंडल, जो एक शिकारी की तरह दिखता है ना। हाँ, ये सबसे चमकीला तारामंडल है और इसे भारतीय खगोल शास्त्र में काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पर इन तारों को देखते हुए एक बात साफ करनी जरूरी है।
क्या आसमान में चमकने वाली हर चीज तारा नहीं होती? बिल्कुल नहीं। तारे और ग्रह के बीच का सबसे बड़ा तकनीकी अंतर प्रकाश का ही है। मतलब तारे खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे हमारा सूर्य। और ग्रह खुद का प्रकाश नहीं बनाते, वे केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी आधार पर तो प्राचीन काल के खगोलवेदों ने बिना किसी दूरबीन के ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को खोज लिया था। हाँ, क्योंकि ये नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। लेकिन असली क्रांति तब आई जब दूरबीन का आविष्कार हुआ। जिसने हमें अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून ढूंढने में मदद की। बिल्कुल, वो इतने दूर थे कि बिना लेंस के उन्हें देखना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दूरबीन ने हमें नए ग्रह तो दिए, पर बाद में विज्ञान की नई परिभाषाओं ने एक ग्रह कम भी कर दिया। मैं प्लूटो की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्लूटो। एक समय था जब हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अपनी खोज के 76 साल बाद प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। क्योंकि एक ग्रह होने के लिए उसे अपनी कक्षा के आसपास का मलबा हटाकर रास्ता साफ करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पा रहा था।